So hello friends, good morning. This is Yogesh Devada and you are watching Concept Zone. So today I am dealing with the concept of reactive power. Actually, the guys are scared the term reactive power, reactive power, reactive power. रिएक्टिव पावर क्या है? आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डील करने वाला हूँ. तो प्लीज पहले तो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें. रिएक्टिव पावर क्या है यही तो समझना है. तो रिएक्टिव पावर इज नॉट अ पावर. आप काफी लोगों को तो ये बीटेक स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो ये लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं. हाँ, एक्चुअली रिएक्टिव पावर इज नॉट अ पावर. और आप लोग कहते हो रिएक्टिव पावर की यूनिट आपने पढ़ी होगी VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव. ये और आपने एक्टिव पावर की यूनिट पढ़ी होगी वाट. जबकि आपने टोटल पावर या फिर एपरेंट पावर की आपने यूनिट सुनी होगी वोल्ट एम्पियर. क्या ये अलग अलग है? दिखने में अलग अलग है बट इट्स नॉट रियलिटी. क्यों? एस क्या है? VI. P क्या है? VI cos फाई. और Q क्या है? VI sin फाई. VI यूनिट विल बी वोल्ट एम्पियर. गुड. VI क्या cos फाई की कोई यूनिट है? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. So it's also the volt ampere. For differentiation, we are considered as a watt because this is the watt component of the complete power. And ये भी वोल्ट वही वोल्ट एम्पियर. और ये क्या साइन फाइव? क्या ये साइन फाइव जो है कोई एक डायमेंशनफुल क्वांटिटी है? नो, इट्स ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इट्स ऑल्सो वोल्ट एम्पियर. But little bit differentiation between both, we are considered it as volt ampere reactive. जैसा कि आपको पावर ट्रायंगल के बारे में पता होगा, this is P, this is Q and this is S. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, this is the theta power factor angle we can say. तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है उसे कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट. वाटफुल कंपोनेंट जिसका पैसा हमें मिलता है. We will deal this with. तो इसका पैसा क्या होता है? मिलता है. इसका पैसा मिलने का मतलब जनरेटिंग पावर का. इसका जब ये जो है वाटफुल कंपोनेंट इज द यूजफुल कंपोनेंट और इफेक्टिव कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट ऑफ पावर विच इज यूज्ड बाय द लोड. और इसका पैसा हम पे करते हैं जनरेटिंग स्टेशंस को. बट दिस वन डोंट पे बिकॉज वी डोंट यूज दिस. जब हम इसका यूज ही नहीं करते तो क्या हम इस चीज का पेमेंट करेंगे? नो. So that's why the reactive power is not a power actually. What it is? Let's know. So आप लोग एक बार के लिए ये सोचें, ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है. ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है. ये जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड है ह्यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से. अगर ये ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है, आफ्टर दैट इट विल बी कनेक्टेड विद द लोड. After that, it will connected with the load. मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स को मतलब यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज. और अगर आप लोगों ने पर यूनिट क्वांटिटीज नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ा सा रुकिए. कुछ टाइम में आप लोग इसके साथ भी डील करेंगे पावर सिस्टम्स के अंदर. लेकिन अभी के लिए लेट मी रिमूव द ट्रांसफॉर्मर ऑन पेपर. तो मैं आपको डायरेक्टली एक बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ. पावर सिस्टम में आप आगे पढ़ोगे कि हाँ भी मैंने ट्रांसफॉर्मर क्यों हटा दिया. तो अगर ये लोड यहाँ पर कनेक्टेड है तो टोटल पावर मान लीजिए मैं अभी पावर जो यूज होगी यहाँ पर एक्टिव पावर. हु विल सप्लाई द एक्टिव पावर? दिस वन. द जनरेटिंग स्टेशन विल सप्लाई द एक्टिव पावर. ठीक है. तो ये रिएक्टिव पावर क्या है? इसका पेमेंट कौन देगा? ये जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, ये पेमेंट कौन लेगा? जनरेटिंग स्टेशन ले लेगा. कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन होता क्या है इस लोड, ये अगर ये रेजिस्टिव लोड है तो सारा आपको पता है रेजिस्टेंस इज द लॉसी एलिमेंट. नो, लॉसी एलिमेंट नहीं होता है. हम क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स है उनको शो करने के लिए कि हाँ वो कितना एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं उसको शो करने के लिए अपन रेजिस्टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल बल्ब है ना, लाइटनिंग लोड के लिए और के लिए अपन क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज करते हैं. तो इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड ओनली.
है ना। बट उसके साथ में ही कुछ इंडक्टिव अगर कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल मोटर, मोटर इंडक्टिव नेचर होता है। तो ये इंडक्टिव जो प्रॉपर्टी है, इंडक्टिव नेचर जो है मोटर का, तो क्या इसके अंदर कोई भी जो इंडक्टिव नेचर के अंदर क्या इंडक्टेंस कोई एनर्जी स्टोर करता है? बड़ा अब तक आपने क्या नेटवर्क थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो क्या इंडक्टिव कोई एनर्जी स्टोर करता है? नो, इट्स नॉट स्टोरिंग एलिमेंट। ये क्या करता है, सॉरी, क्या एनर्जी कोई लॉस करता है? आई एम सॉरी, क्या ये एनर्जी कोई लॉस करता है? नो, इट्स नॉट अ लॉसी एलिमेंट, इट्स अ स्टोरिंग एलिमेंट। ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, उसके बाद वापस से रिलीज कर देता है। सेम एज लाइक कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर भी तो यही होता है कि एनर्जी आती है, स्टोर होती है, वापस चली जाती है। तो क्या यहाँ पर का एनर्जी का कोई भी लॉस हुआ? नो, देर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द लोड करंट इज IL, देर इज द करंट विच इज नॉन एज IXM, ट्रांसमिशन लाइन करंट, या IX मान लीजिए। यहाँ पर है जनरेटिंग करंट IG, जनरेटर करंट मान लीजिए। यहाँ पर स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं बाद में बताऊंगा। IL, अगर मैं बात करूं लोड करंट, लोड करंट प्लीज एक बार चेक करें। अगर ये सिर्फ क्या होता, रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज एंड करंट विल बी इनलाइन और नॉट? यस। बट अगर यही इसके साथ में इंडक्टर जुड़ जाए, तो क्या इसके अंदर, अगर ये सिर्फ इंडक्टिव होता तो ये 90 डिग्री लैग करता। लेकिन अभी के घड़ी जब यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव दोनों लगे हुए हैं, तो यहाँ पर द लैगिंग शुड बी एट एंगल थीटा। ये IL2 सेकंड केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए मैं रेजिस्टेंस माना था, ये सेकंड केस के लिए। अब आप एक बात गौर करिए, यहां पर द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज मोर और नॉट? यस, यहाँ का जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है कंपेयर देन फर्स्ट केस इज मोर और नॉट? यस, इज मोर। जब ये कंपैरिजन अगर मोर होगा, तो अपन ये कह सकते हैं IL2 शुड बी मोर देन IL1 और नॉट? यस। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट है? कॉस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं पावर की बात करूं, ये वाली पावर कौन सी पावर है? P VI cos phi, जिसका पेमेंट कौन करता है? कस्टमर करता है। लेकिन क्या VI sin phi का कोई, या फिर sin थीटा का जो है, वो पेमेंट कोई करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? हम यूज ही नहीं करते। तो फिर ये कहां से आ रहा है? एक्चुअली ये रिएक्टिव पावर जो है, ये यहाँ पर लाइन लॉसेस को शो कर रही है। अगर मान लीजिए IL1 ही होता, तो क्या यहाँ पर सेम फेज के अंदर होता, तो हमें मैक्सिमम करंट मिलती, मैक्सिमम करंट मिलती तो हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलती, क्योंकि cos phi क्या हो जाता? 1 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर जब द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इंक्रीज, दैट्स व्हाई द करंट इज इंक्रीज, ट्रांसमिशन लाइन करंट। यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पर तो कोई स्टोरिंग एलिमेंट है वो सिर्फ, यहाँ पर कोई लॉसी एलिमेंट नहीं है एक तरीके से, ये क्योंकि कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन ये एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन करंट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जब ट्रांसमिशन लाइन करंट को इंक्रीज कर देगा, तो उससे दो फैक्टर सामने आते हैं। पहला फैक्टर ये कि ट्रांसमिशन लाइन करंट अगर इंक्रीज कर जाएगी, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस विल बी इंक्रीज। पहली बात तो ये। दूसरा फैक्टर ये, द रिक्वायरमेंट ऑफ द वायर और द मटेरियल विल बी मोर। वाई, मान लीजिए कोई 1 mm स्क्वायर का कोई मटेरियल है जिसके अंदर से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अगर मुझे 10 एम्पियर की करंट इंसर्ट करनी है, द एरिया शुड बी 10 mm स्क्वायर। जब ये 10 mm स्क्वायर होगा तभी तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर सकती है। यस। सो अगर नेट अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, so we have to invest more, we have to invest more for this current rating। so अगर ये इंक्रीज कर जाती है, तो हमें हमारा ये फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। दूसरा फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ACSR कंडक्टर विल बी मोर। तो हमें इन्वेस्ट मोर करना पड़ेगा, फिर लॉसेस भी ज्यादा झेलने पड़ेंगे। तो टोटल ये वाला जो कंसेप्ट है reactive power concept actually. So reactive power is not a power, it is loss in line,
loss in lines due to which the generating guy or the generating person have invest more, है ना, इन्वेस्ट मोर, और जिसका उसे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो पेमेंट किसका करते हैं, वी आई कॉस्ट फाई का, नॉट अ वी एस आई का, है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब करते क्या है इसको खत्म करने के लिए, अगर मैं इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, तो कैपेसिटर इज ए पैसिव एलिमेंट। क्या ये कोई एनर्जी सप्लाई कर सकता है, कोई पावर सप्लाई कर सकता है? नो, ये एनर्जी सप्लाई और पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। बट अगर मैं इसके पैरेलल में अगर एक कैपेसिटर लगा दूं, देयर विल बी ए कैपेसिटर करंट और नॉट, आईसी। यस, अगर यहाँ पर आईसी करंट है तो आईसी करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा। और अगर आप लोगों को फेजर डायग्राम पता है तो दिस अगर ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाए ये और ये, तो एग्जैक्टली क्या कर देंगे, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। इसी को आप कहते हो कंपनसेशन। ये चीज अगर हो जाएगी तो डायरेक्टली ये वाला इसको कंपनसेट कर देगा। तो अब ये एलिमेंट वापस से किस में आ गया, IL1 हो गया है। तो द नेट अमाउंट ऑफ करंट विल बी रिड्यूस्ड, द नेट अमाउंट ऑफ ACSR कंडक्टर विल बी रिड्यूस्ड। तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि भाई कैपेसिटर लगाएं। कैपेसिटर के आपके यहाँ पर दो फायदे हो गए। एक तो आपको इंडक्शन मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो वहां पर आपका एक तो काम आ गया। दूसरी बात ये, कैपेसिटर लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर द अमाउंट ऑफ टोटल करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन विल रिड्यूस। जब ये ऐसा होगा तो टोटल लॉसेस कम हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ ACSR कंडक्टर कम हो जाएगा। अब बच्चों के साथ में कुछ ये कंसेप्ट हो रहा है कि रिएक्टिव पावर, लैगिंग पावर फैक्टर पर कौन डिलीवर करता है, कौन एब्सॉर्ब करता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए ये जनरेटिंग स्टेशन है ना, ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहां पर कोई लोड कनेक्टेड है ना, ये कोई लोड कनेक्टेड है। यहां पर अगर ये लोड कनेक्टेड है, अगर मैंने यहाँ पर इंडक्टर बनाया, इट शुड बी लैग और नॉट, यस इट शुड बी लैग। अगर ये लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है तो इसे सप्लाई भी लैगिंग पावर फैक्टर पर ही मिलेगी, यानी कि इट शुड ऑल्सो लैग, इट शुड ऑल्सो लैग, सो इट शुड ऑल्सो लैग। आई एम सॉरी, अलार्म बज गया मेरा। सो इट शुड बी लैग। जब ये लैग होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर पर अगर है तो ये सप्लाई डिमांड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यस it will demand for Q. It means the generating station have to supply the Q. It means the generating station, all lagging power factor have to supply or deliver the reactive power. और क्योंकि लोड जो है आपका इंडक्शन मोटर, लोड जो है लैगिंग पावर फैक्टर ड्यू टू इंडक्टिव नेचर, सो इट हैव टू कंज्यूम दी रिएक्टिव पावर। तो जब मोटर या फिर मैं लोड की बात करूं, लोड अगर लैगिंग पावर फैक्टर पर है, ड्यू टू द लोड इट इज लैगिंग एंड इट हैव टू सप्लाई दी क्यू। तो यहां पर अगर ये लोड ही लैगिंग होगा तो ड्यू टू द लैगिंग नेचर और इंडक्टिव नेचर इसे क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कंज्यूम करेगा क्या, यू। और जब ये यहां पर अगर मैं बात करूं जनरेटर की, वंस अगेन जनरेटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, जनरेशन जो होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर होने वाला है, तो जब यहाँ पर लैग पर ये सप्लाई कर रहा है तो लीड पर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और आपका जो लोड है, फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूँ, सिंक्रोनस मोटर वो लीडिंग पावर फैक्टर पर भी काम कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर नॉट वर्क ऑन लीडिंग पावर फैक्टर बिकॉज ऑफ इंडक्टिव नेचर, बट सिंक्रोनस मोटर कैन वर्क ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर मैं बात करूं तो क्या करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर लोड पहले लैगिंग था तो एब्जॉर्ब कर रहा था, लीडिंग होगा तो सप्लाई करेगा। तो लोड जो है लीडिंग पावर फैक्टर पर
सप्लाई करेगा क्या, रिएक्टिव पावर। तो आई होप आप लोगों को अब रटने की जरूरत नहीं है कि लैगिंग पावर फैक्टर पर क्या होने वाला है और लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या होने वाला है। तो आप लोग रटे ना प्लीज, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि रिएक्टिव पावर इज नॉट अ पावर, इट्स ओनली द लाइन लॉसेस ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लोड पर इसका कोई असर नहीं होता है, एक्चुअली द जनरेटिंग स्टेशन इज अफेक्टेड बाय दिस वन। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। और अगर आप लोगों को ऐसे कंसेप्ट और ज्यादा चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।